हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह क्रैश कोर्स की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी प्रेजेंट में आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के काफ़ी मेजर टॉपिक जो हैं उनको कवर किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपीएससी क्रैश कोर्स 2024 से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सभी जो वीडियो अवेलेबल कराए गए हैं वही मिल जाएंगे। और आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आज हमारा ये इसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे इसकी रूपरेखा के संदर्भ में कि आज जो इस पॉलिटी में पढ़ा जाएगा उसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आज का टॉपिक कौन सा है, और आज के टॉपिक जो 3-4 रहेंगे उनको कवर करेंगे। चलिए, तो इसकी पहले नंबर पर रूपरेखा को जान लेते हैं कि इस जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले तो आते हैं आपके टॉपिक के संदर्भ में। पहला इंट्रोडक्शन के तौर पर। इंट्रोडक्शन एक तरीके से जैसे कि इस संविधान के विभाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और विदेशी स्रोत के बारे में कि कितने हैं। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक ओवरव्यू कराया जाएगा। मतलब कि बहुत जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए उसी बेसिस पे सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको बहुत मेंस के पर्पज से आपको बहुत डिटेल में तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको एक संक्षिप्त रूप में दिया जाएगा ताकि आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो निकल जाए। मतलब कि प्री ओरिएंटेड ही आपको इसमें मटेरियल दिया जाएगा जो आपको डिटेल भी कवर कराएगा। एक हद तक, इस हद तक डिटेल कराएगा कि जिसमें आपका बहुत लेंदी प्रोसेस भी न रहे और आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपके जो भी टॉपिक रहेंगे उनको ध्यान में रख के उन टॉपिक पे और ज़्यादा फोकस करके आपको बताया जाएगा। तो इसमें संविधान के निर्माण समितियाँ, कार्यप्रणाली किस तरीके की होती है, प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, यूँ कहें तो इसमें एक तरीके से आपकी पूरी पॉलिटी को ही एक शॉर्ट फॉर्म में कवर कराया जाएगा। शॉर्ट में इतना कि आपका जो कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पे आपकी ये सीरीज बनाई गई है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, नागरिकता के बारे में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, संसद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद में, राज्य विधानमंडल के बारे में, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय के बारे में, भारत के महान्यायवादी एवं राज्य महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, अल्पकालीन उपबंध कुछ है जैसे आपातकालीन उपबंध जो होते हैं, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, संविधान संशोधन, जो अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं उनके बारे में, जो लेटेस्ट आपके रहेंगे उनको और अच्छे से, क्योंकि जो लेटेस्ट वाले रहते हैं उनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं तो उनके बारे में। फिर आता है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जैसे कि निर्वाचन आयोग। इस बार इलेक्शन हुआ है तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो भी आपकी शब्दावलियाँ होगी उसको कवर किया जाएगा, और निर्वाचन आयोग को भी डिटेल में कवर किया जाएगा, क्योंकि अभी जो भी लेटेस्ट में मुद्दा चल रहा होता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको डिटेल में किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक सेवा अधिकरण इत्यादि जितने भी आपके संवैधानिक निकाय होंगे उनको कवर किया जाएगा। फिर आते हैं गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जैसे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवर्तन निर्देशालय जो कि हाल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है इसके बारे में, और केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग इत्यादि जितने भी आपके गैर संवैधानिक आयोग रहेंगे तो इस टॉपिक में आपको कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेजर टॉपिक हैं, जिसमें और भी जो टॉपिक इसमें ऐड होंगे उनको टॉपिक को ऐड करके आपकी ये सीरीज चलाई जाएगी। तो ये आपको एक रूपरेखा दे दी गई है कि जो हमारी पॉलिटी का जो सेक्शन कवर किया जाएगा तो इसमें इन सभी को कवर किया जाएगा। अब आज के जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक के अंतर्गत आता है। पहला तो संविधान के भाग को कवर किया जाएगा जो कि
एक सामान्य जानकारी के तौर पर संविधान के अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के विदेशी स्रोत कि संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन सा क्या किस राज्य से मेल खाता है या फिर कहाँ से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो इसके संदर्भ में हमारे आज के मेजर टॉपिक हैं। चलिए तो एक एक करके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तब संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो कितनी थी? 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वे 471 हैं, जो कि अभी सितंबर 2023 की स्थिति को संदर्भ में बताया गया है। तब उस टाइम पे इतने थे कि 471 अनुच्छेद रहे हैं। और अगर क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो 395 ही हैं, लेकिन प्रेजेंट में जैसे गणना करते हैं ना कि क्लॉज का सब क्लॉज जुड़ गया या फिर किसी भी आर्टिकल में क्लॉज जुड़ गया, जैसे 16 आर्टिकल है, 16 में क्लॉज ए जुड़ गया, क्लॉज ए का सब क्लॉज ए और जुड़ गया। तो इस तरीके से इनकी जो गणना होती है वो बढ़ जाती है। जब गणना बढ़ती है इस तरीके से तो ये 471 है, और जो भी सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, और ये क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो मूल जैसे संविधान में 395 है वैसे अभी भी इसमें 395 ही अनुच्छेद है। 8 अनुसूचियाँ थी, तो ये संवैधानिक संशोधन के तहत अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो आपके जो भाग हैं वो भी भागों की संख्या भी इसमें 25 है। तो अभी प्रेजेंट में आपको जो पढ़ते हैं तो मूल संविधान के हिसाब से आपकी 395 अनुच्छेद के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं उनको भी पढ़ा जाता है और 12 अनुसूचियों को पढ़ा जाता है, और आपकी जो 22 भाग हैं उन्हीं के संदर्भ में देखा जाता है। तो गणना की दृष्टि से आपके 25 हो गए हैं, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो इसमें 22 ही भाग को संदर्भित करता है मूल संविधान में। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। पहले टॉपिक के अंतर्गत आता है संविधान के भाग एवं उनके संबद्ध अनुच्छेद के बारे में। तो एक ओवरव्यू के संदर्भ में देखा गया है कि जैसे आप कोई भी, जैसे आप संविधान को पढ़ रहे हो तो उसका एक स्टार्टिंग होनी चाहिए कि भाई कौन सा भाग है, किस भाग, क्योंकि जो है भाग के अंतर्गत ही अनुच्छेद आते हैं, और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद ही संविधान है। क्योंकि अगर आप पूरे अनुच्छेद पढ़ लेते हो तो आपके वे पूरे जितने भी भाग हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और उसके साथ ही जो भी आपका जो मतलब एक तरीके से जो आपका बेयर एक्ट दिया गया है, आपकी पॉलिटी की बुक है, तो इसमें इन अनुच्छेदों का ही एक्सप्लेनेशन है। इन्हीं के तहत निर्णय आते हैं, इन्हीं की तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, तो संदर्भ अनुच्छेदों का ही लिया जाता है। तो इसमें ये पहले जानना जरूरी है कि किस भाग के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं और अनुच्छेद कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है उनके संदर्भ में। क्योंकि जो ज़्यादा ही सुर्खियों में बने रहते हैं या फिर जिस पे जो सक्रिय तरीके से कार्य होते हैं, तो वो अनुच्छेदों को ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वही उन सबको देखेंगे। फिर आपके विदेशी स्रोत कौन है, अनुसूचियों के बारे में कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया और कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ें उल्लेखित हैं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अब इसमें भाग 1 के अंतर्गत आप संघ एवं राज्य क्षेत्र देख सकते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद को कवर करता है। तो कौन सा भाग 1 है? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को कवर करता है। भाग 2 के अंतर्गत आती है नागरिकता जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के आर्टिकल को कवर करता है। भाग 3 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार जो भाग अनुच्छेद 12 से 15 तक के आर्टिकल को अनुच्छेद को कवर करता है। फिर आता है भाग 4 जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होता है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। फिर भाग 4A आता है जो कि मौलिक कर्तव्य से जुड़ा होता है, जो इसमें आर्टिकल जो आता है आपका 51 का होता है, जिसके अंतर्गत आपके 11 अनुच्छेद आते हैं। फिर आता है आपका भाग 5। भाग 5 में आता है संघ सरकार। संघ सरकार के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 52 से 151 तक यह संघ सरकार में कवर करता है। तो इसके विभिन्न तरीके के अध्याय हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत आती है आपकी कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 52 से 78 के तक के आर्टिकल को कवर करती है। अध्याय 2 के अंतर्गत आता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक के आर्टिकल को कवर करती है। अध्याय 3 जिसके अंतर्गत आती है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो अनुच्छेद 123 को अंतर्गत आती है। अध्याय 4 जिसको आती है संघ की न्यायपालिका जो अनुच्छेद 124 से 147 तक के आर्टिकल को कवर करती है। अध्याय 5 जिसके अंतर्गत आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 से 151 तक के अनुच्छेद को कवर करता है। तो इस तरीके से आपका भाग 5 के अंतर्गत आता है क्या?
संघ सरकार जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक कवर है, जिसमें 5 अध्याय दिए गए हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत 52 से 78, संसद जिसमें 79 से 122, विधायी शक्ति में 123, संघ की न्यायपालिका 124 से 147, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। जब आप इस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज इसको याद कर लें तो आपको जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको कोई आर्टिकल याद भी नहीं है तो आप अगर ये प्रारूप याद कर लेते हैं तो इस प्रारूप के तहत आपको वो आर्टिकल सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर कार्यपालिका से रिलेटेड कोई आपका आर्टिकल आया या फिर कोई प्रावधान आया तो अगर वो कार्यपालिका के संदर्भ में तो आप ये तो समझ जाएंगे कि इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक कवर करता है। 52 से 78 तक कवर करता है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आएंगी कि उसमें ये प्रक्रिया थी, इसमें ये प्रावधान था, इस तरीके से आप याद कर लेते हैं तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ है नहीं। इन केस से याद नहीं रहता है, वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में नहीं याद आता है, तो उस सिचुएशन में ये है कि आप अगर ये प्रारूप इस तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहती है। कि ये आपके संघ सरकार है जिसके अंतर्गत 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय को 5 तरीके से डिवाइड किया गया है और इसके अनुच्छेद को भी इस तरीके से। टोटल अनुच्छेद आपके 52 से 151 है और उसके अंतर्गत 52 से 151 में 5 चैप्टर को विभाजित किया गया है। तो ये संघ सरकार के अंतर्गत आता है। तो संघ सरकार भाग 5 में 5 चैप्टर, 5 चैप्टर में आर्टिकल 52 से 151, तो इस तरीके से ये आता है। अब आता है अब आपका भाग 6। भाग 6 में आपकी भाग 6 के अंतर्गत 6 इसमें वो दिए गए अध्याय। तो याद करना बड़ा आसान है कि भाग 5 के अंतर्गत 5 चैप्टर, भाग 6 के अंतर्गत 6 चैप्टर में आपका 152 से 237 और भाग 5 में 51 से 152। तो इस तरीके से ये आप उसको याद कर सकते हैं कि 52 से 151 तक आपका वो आएगा। तो इसमें एक तरीके से अब आता है इसमें पहला, जैसे कि अध्याय 1 में क्या दिया गया है, साधारण दिया गया है। अध्याय 2 में कार्यपालिका दिया गया है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल। अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियाँ। 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और 6 में आपका अधीनस्थ न्यायालय। अब आता है अध्याय 1 के अंतर्गत जो आता है साधारण, जिसमें अनुच्छेद 152 के संदर्भ में उल्लेख किया गया। फिर अध्याय 2 के अंतर्गत आती है आपकी कार्यपालिका जो अनुच्छेद 153 से 167 को कवर करती है। अध्याय 3 के अंतर्गत आता है राज्य का विधानमंडल जो 168 से 212 तक कवर करता है। अध्याय 4 के अंतर्गत आता है राज्य की विधायी शक्तियाँ जो अनुच्छेद 213 तक आती हैं। अध्याय 5 के अंतर्गत आते हैं राज्य के उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 214 से 232 तक होते हैं। और अध्याय 6 के अंतर्गत आते हैं अधीनस्थ न्यायालय जो अनुच्छेद 232 से 237 तक होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। साधारण 152, कार्यपालिका 153 से 167, राज्य का विधानमंडल 168 से 212, विधायी शक्तियाँ 213, उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कितने 123 में और राज्यपाल की 213 में। राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 237 और अधीनस्थ न्यायालय 232 से 237। तो इस तरीके से आते हैं। अब भाग जो आपका 5 और 6 है उसके कंपैरिजन को एक बार देख लेते हैं। तो कंपैरिजन को देखा जाए तो जैसे एक तरीके से आपका जो 5 अध्याय है तो उसमें क्योंकि मेजर यही सब है, 5 और 6 के अंतर्गत ही आपकी पूरी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सभी को इसी में जो मेजर आपके जो टॉपिक हैं संघ सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत ही है। तो इनके आर्टिकल को आपने समझ लिया तो आपको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। अब इसमें एक कंपैरिजन देखते हैं। तो इसका जो अध्याय, इसमें 5 अध्याय, इसमें 6 अध्याय। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 है, इसमें 152 से 237 है। अध्याय 1 में कार्यपालिका जो 52 से 78 है। इसकी जो अध्याय 2 में कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 है। इसमें अध्याय 2 में संसद जो कि 79 से 122 है। इसमें अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल जो 168 से 212 को आर्टिकल को कवर करता है। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 के अंतर्गत है। इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, क्योंकि जो केंद्र में प्रमुख राष्ट्रपति होता है तो राज्य में प्रमुख राज्यपाल होता है, तो इनकी विधायी शक्तियाँ भी होती है। तो केंद्र में 123 और राज्य में 213। केंद्र में जो संघ की न्यायपालिका है वहाँ पर 124 से 147 तक का आर्टिकल कवर करती है और राज्यों की न्यायपालिका जो 214 से 232 तक के आर्टिकल को कवर करती है। अब इसमें आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो 148 से 151 तक है और इसमें अधीनस्थ न्यायालय आपके 232 से 237 तक आते हैं। तो इस तरीके से आपका भाग 5 और 6 का एक कंपैरिजन आता है।
चलिए तो अब आता है भाग 7 में। भाग 7 को आपको निरसित कर दिया गया था और अनुच्छेद 238 को भी निरसित कर दिया गया था। भाग 8 जो है वह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक के आर्टिकल को कवर करता है। अब आते हैं 3 भाग। कौन कौन सा भाग? भाग 9, भाग 9A और 9B। भाग 9 जो है वह पंचायतों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 से 211 तक आता है। फिर आता है भाग 9A, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक आता है। और 9B में आता है सहकारी सोसाइटियाँ, जो कि 243 या जा से 243 या ना तक आता है। तो कौन कौन से? इसमें अनुच्छेद आपका 243 ही रहेगा, लेकिन इसी में आपके एक एक अनुच्छेद को शामिल किया गया। 243A, 243B, 243C इस तरीके से विभाजित करके बनाया गया। जिसमें पंचायतें आएंगी आपके भाग 9 में, नगर जो इस पालिकाएँ हैं या स्थानीय निकाय हैं वो 9A में, और सहकारी सोसाइटियाँ 9B में आएंगी। तो इस तरीके से ये आपको एक सीक्वेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका भाग 10। भाग 10 के अंतर्गत आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र आपके भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 से 244 का में आते हैं। भाग 11 जो है वो संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को बताता है, जिसमें अध्याय 1 और 2 दिए गए। अध्याय 1 के अंतर्गत आपका आता है विधायी संबंध, अध्याय 2 के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध। तो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जो संबंध होते हैं तो अनुच्छेद 245 से 263 में कवर करते हैं, जिसमें विधायी संबंध जो है वह अनुच्छेद 245 से 255 होता है। प्रशासनिक संबंध में अनुच्छेद 256 से 263 तक आता है। अब आता है भाग 12। भाग 12 के अंतर्गत आती है वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद आते हैं, जो अनुच्छेद 264 से 300 का तक आता है। अध्याय इसमें 4 डिवाइड किए गए हैं, जिसमें अध्याय 1 के अंतर्गत आता है वित्त, जो कि अनुच्छेद 264 से 291 तक आता है। अध्याय 2 जिसके अंतर्गत होता है ऋण लेना, जो कि 292 से 293 में। अध्याय 3 जिसमें आता है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद आता है, जो अनुच्छेद 294 से 300 में कवर करता है। फिर आता है अध्याय 4 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित होता है, जो 300 का के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपकी वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद से रिलेटेड है आपका भाग 12, जो भाग 12 के अंतर्गत 264 से 300 का के अंतर्गत आता है, जो 4 अध्याय में डिवाइडेड है, जिसमें वित्त, ऋण लेना, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद के बारे में, और संपत्ति के अधिकार के बारे में यह बताता है। अब आता है भाग 13, जो कि राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संदर्भ में, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक होता है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है भाग 14। भाग 14 जो है आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है, जिसमें अध्याय 1 के अंतर्गत आता है सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से 314 तक है। दूसरा अध्याय आता है लोक सेवा आयोग, जो अनुच्छेद 315 से 323 तक आता है। तो भाग 14 किससे संबंधित है? संघ एवं राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं चलती हैं, जैसे कि स्थित सेवाएं, लोक सेवाएं जो कि 308 से 314 तक के आर्टिकल में आती हैं, और लोक सेवाएं 315 से 323 तक के आर्टिकल में आती हैं। तो इस तरीके से लोक सेवाओं से या अधीन सेवाओं के अंतर्गत आपका भाग 14 है। 14A में आपका अधिकरण आता है, जो अनुच्छेद 323 का से 323 का खा तक आता है। अब आता है भाग 15। भाग 15 में आता है निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से 329 का के अंतर्गत आपकी कवर करता है। अब आता है भाग 16। भाग 16 जो है वह अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में जो विशेष उपबंध दिए जाते हैं, वह अनुभाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कवर करता है। तो भाग 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330 से 342। अब आता है भाग 17 के बारे में, जिसमें भाग 17 के अंतर्गत आपका आता है राजभाषा। अब राजभाषा में आपकी कई तरीके की भाषाएं होंगी, जहाँ पर जो भाषाएं प्रयुक्त होंगी उनके बारे में दिया गया होगा। तो भाषाएं जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अब इसमें पहला अध्याय आता है संघ की भाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से 344 के अंतर्गत है। अध्याय 2 के अंतर्गत आती है प्रादेशिक भाषाएं, जो अनुच्छेद 345 से 347 तक अंतर्गत आती है। फिर आता है अध्याय 3, जो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है, जो अनुच्छेद 348 से 349 तक है। और अध्याय 4 जिसमें विशेष निर्देश दिए जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 350 से 351 तक के अनुच्छेद को कवर
करता है। तो आपकी कौन कौन सी भाषा है? संघ की भाषा जो आती है अनुच्छेद 343 से 344, प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं 348 से 349 और विशेष निर्देश 350 से 351 तक आते हैं। तो ये आपकी प्रमुख राजभाषा है जिसके अंतर्गत ये प्रमुख अनुच्छेद आते हैं। अब आता है भाग 18 के बारे में। भाग 18 किसके संदर्भ में है? आपात उपबंध के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 में आपके प्रकीर्ण दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान के संशोधन है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। भाग 21 के अंतर्गत आता है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक आता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद जो कि भाग 22, जो अनुच्छेद 392 से 395 में है, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के अंतर्गत ये प्रमुख इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये संविधान के प्रमुख 22 भाग हुए जिसके अंतर्गत आपके पूरे आर्टिकल हैं। तो आपको इस सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्योंकि आप इस तरीके से जब याद करते हैं तो आप कहीं भी कोई भूलने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि आर्टिकल जब एक तरीके से आर्टिकल आपको याद रहते हैं तो आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपको एक तरीके से प्रारूप बताया गया है कि आपको इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो आप इस लेक्चर को जब देखेंगे तो एक बार देख लिया है तो दोबारा भी देख लीजिएगा। एक दो बार जब देख लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब आता है आपके अनुच्छेद के बारे में। एक अनुच्छेद को एक दृष्टि में देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद कौन से प्रावधान करते हैं। अब आता है इसमें अनुच्छेद 1। अनुच्छेद पहला जो आता है, तो पहला किससे संबंधित है? पहला आता है संघ एवं उसके नाम एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो आता है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना के संदर्भ में आता है। अनुच्छेद 3 जो है वह नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन होता है। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता थी उनके बारे में। फिर अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध करता है, इसके बारे में। अभी आपको इन सब का एक ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर जब आपके टॉपिक कवर किए जाएंगे, जिसमें आपके डे वाई आपके कुछ जो टॉपिक है, जैसे 3-4 टॉपिक को टारगेट करके लिया जाएगा, तो प्रत्येक टॉपिक को लिया जाएगा तो प्रत्येक आर्टिकल के बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में उसके रिलेटेड जो भी प्रावधान रहेंगे उन सब के बारे में आपको संक्षिप्त तौर पर बताया जाएगा। इसमें आता है अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ये आपको एक याद कराना, एक ओवरव्यू देना है कि इस तरीके से ये प्रावधान इस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं। तो एक रिवीजन के बेसिस पे है। फिर आपको डिटेल में आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आपके आएंगे तो उसमें इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों पर संरक्षण के संदर्भ में आता है। अनुच्छेद 20 जो आता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना। फिर आता है अनुच्छेद 22 जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 23 जो कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 29 जो आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति होती हैं। फिर आता है अनुच्छेद 39 का जो कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता होता है। अनुच्छेद 40 जो होता है ग्राम पंचायतों का स्थापना का प्रावधान। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आता है। अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत सहकारी समितियों का संवर्धन होता है, जिसमें समितियों के अंतर्गत आता है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण एवं संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के संदर्भ में है। अनुच्छेद 50 जो आता है वह कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के संदर्भ में है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अभिवृद्धि है। 51 का जो आता है मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। 52 जो आता है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में है। 55 जो आता है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 जो आता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता और 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता।
60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में। 61 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 72 में क्षमा आदि को कुछ और मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण में राष्ट्रपति की शक्ति। फिर 73 के अंतर्गत आती है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना। 75 का क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। 79 में संसद के गठन का प्रावधान। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। फिर आता है आपका 83 का क्लॉज 1 जो कि राज्यसभा में एक स्थायी सदन है। 84 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अर्हता और 85 के अंतर्गत संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित होता है। अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1 जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग के संदर्भ में होता है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयकों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने के संदर्भ में। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन आता है। फिर आता है अनुच्छेद 129 जिसमें उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय का होना है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति। 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होती है। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 164 का क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में होता है। फिर आता है अनुच्छेद 165 जो कि राज्य का महाधिवक्ता होता है। 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साजन एवं सृजन से संबंधित होता है। फिर आता है अनुच्छेद 174 जो कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना होता है। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 के अंतर्गत विधानमंडलों में विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन आता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें होती हैं। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति आती है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का होना। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होना। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का के अंतर्गत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध होना। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 का के अंतर्गत ग्राम सभा। 243 खा के अंतर्गत पंचायतों का गठन होना। 243 गा के अंतर्गत पंचायतों की संरचना होना। 243 घा के अंतर्गत पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 छा के अंतर्गत पंचायतों के वित्तीय मामले में सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान हो रहा। अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत आता है पंचायतों के निर्वाचन। 243 था के अंतर्गत नगर पालिकाओं की गठन होना। 243 या का के अंतर्गत नगर पालिकाओं का निर्वाचन। 243 या घा के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति। 243 या छा के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमन होना। 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित बनाने के विधि संसद की शक्ति होना। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान होना इसके अंतर्गत आता है। आता है अनुच्छेद 262 जो कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में भारत एवं राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। 267 में भारत की आकस्मिक निधि
प्रतिनिधि का होना। फिर आता है अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग से संबंध में है। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवा होना। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वैक्स मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 का के अंतर्गत आता है लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 तक निष्प्रभावी होगा। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होना। फिर आता है अनुच्छेद 332 का जो कि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 जो कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 338 जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। 338 का जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। 340 जो कि पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 343 जो कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। अनुच्छेद 344 जो कि राजभाषा आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 350 का जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना। 350 खा के अंतर्गत आता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकरण। 352 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। 356 के अंतर्गत आता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति होती है। अब यहाँ पर आपके पूरे जो मेजर आर्टिकल हैं वो फिनिश होते हैं। अब आती है संविधान की अनुसूचियाँ जो हमारे इस श्रृंखला का तीसरा मेजर टॉपिक है। पहला तो आता है इसमें प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची के संदर्भ में देखा जाए तो प्रथम अनुसूची जो है भारतीय संविधान के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख करती है। दूसरी अनुसूची जो होती है विभिन्न पदाधिकारियों से प्राप्त भत्ता, वेतन, पेंशन से संबंधित होती है। तृतीय अनुसूची है जो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के दौरान ली जाने वाली शपथ से संबंधित होती है। अनुसूची 4 जो आती है वह विभिन्न राज्यों के संघीय एवं क्षेत्र की राज्य व्यवस्था सभा का प्रतिनिधित्व का विवरण है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और सममूर्ति सूची शामिल होती है। 8वीं अनुसूची जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ भाषाएं हैं। फिर आता है 9वीं अनुसूची जो कि भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय से संबंधित होती है। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। फिर आती है 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो कि इसकी लास्ट अनुसूची होती है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों के प्राधिकरण और जिम्मेदारियों से संबंधित होती है। तो ये संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ हैं जो कि 12 हैं, जिसके अंतर्गत ये पूरे प्रावधान है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें अनुसूची दे दी जाती है और इनके प्रावधान को दे दिया जाता है जिसको कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आता है आपके भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में कि विदेशी स्रोत के अंतर्गत कि किस देश के संविधान से भारत में कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 जिसके अंतर्गत संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण आता है। फिर आता है दूसरा ब्रिटेन का संविधान जिसके अंतर्गत संसदीय शासन, विधि का संसद, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद जितनी भी ये विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई। फिर तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो कि मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संयुक्त राज्य
अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन इसके अंतर्गत होता है। अब आता है कनाडा का संविधान, जो कि इसके अंतर्गत आता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया। अब आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसके संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में जो भी प्रावधान आते हैं वह ऑस्ट्रेलिया के संबंध में संविधान से लिए गए। अब आता है जर्मनी का वाइमर संविधान, जो कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन के संदर्भ में सोवियत संघ या पूर्व के संविधान के संदर्भ में आता है। तो यह मूल कर्तव्य और प्रस्तावनाओं में न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श होता है। फ्रांस का संविधान, जिसमें गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श होता है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जो कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहाँ के संविधान से लिया गया। और फिर आता है लास्ट में नंबर पर जापान का संविधान, जहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो ये आपके प्रमुख मेजर टॉपिक रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये जो जिस देश के संविधान से जो भी प्रावधान लिए गए हैं इन सब के बारे में आपको बताया गया। आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगी। इस क्लास की तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही में हम जितने भी लेक्चर लेते हो उन सभी की PDF आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही अवेलेबल होगी। धन्यवाद।